अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास का पहला टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये पहला चैप्टर है 15 चैप्टर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस बेसिकली तौर पर दो ग्रीक टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। एक है होम्यो, दूसरी है स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टिल स्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? ये मैंने कुछ तारीफें लिखी हुई हैं जो थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में है। होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू ऑटो रेगुलेट। हम ये बात करेंगे कि ऑटो रेगुलेट क्या होता है। होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी of organisms to auto-regulate and maintain their internal environment। देखिए यहाँ पर आपने ये नहीं कहना कि इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन, नहीं, हम बात करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंडीशन की, इन अ स्टेबल स्टेट। अब ये जो स्टेबल स्टेट है ये क्या होती है? स्टेबल स्टेट का मतलब होता है ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन, एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है जिस कंडीशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा लाजिम होता है। यह चीज हमारे पास होम्योस्टेसिस कहलाती है। इसकी सेकंड डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस रेजिस्ट चेंज इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबल कंडीशन। यानी कि बेसिकली तौर पर बॉडी के इनसाइड जो भी चेंज आता है उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस शो की जाती है ताकि उसके अंदर चेंज ना आए। हम उस चीज को होम्योस्टेसिस कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन जो आपकी बुक में बयान की हुई है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सिंपली कहने का मतलब यह है कि आपका जो बैरूना माहौल है, जो बैरूनी, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है तो आ जाए, लेकिन आपका अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल कंडीशन होती है, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, हम उस चीज को नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस, अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात कर लें, एक बंदा था क्लॉड बर्नार्ड। ये एक फिजियोलॉजिस्ट था। इस बंदे ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था होम्योस्टेसिस का। कब दिया? 1849। बाज बुक्स में ये लिखा हुआ है, बाज में 1865 लिखा है। सेकंड, एक दूसरा पर्सन था जिसका नाम था ब्रैडफोर्ड कैनन। इस बंदे ने सबसे पहले टर्म यूज की थी किसकी? होम्योस्टेसिस की। यानी कि ये जो वर्ड था होम्योस्टेसिस, ये इस बंदे ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसने ये इसका सबसे पहले यूज किया। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। कब इसने इसका यूज किया? 1929 में। होम्योस्टेसिस ये क्यों जरूरी है, क्या है इसके अंदर, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स बनते हैं, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, हम उसकी डिटेल से बात करेंगे। होम्योस्टेसिस, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली तौर पर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। हम हैं, कोई और ऑर्गेनिज्म है, हत्ता के यूनिसेलुलर भी, वो भी क्या करते हैं? अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। इस होम्योस्टेसिस के बेसिकली तौर पर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सारे ऑर्गेनिजम्स एप्लीकेबल करते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि बेसिकली तौर पर आप थर्मोरेगुलेशन की बात करें, जैसा कि हम
हम बेसिकली तौर पर वार्म ब्लडेड हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स अपना टेम्परेचर जो सा होता है ना, वो इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करते रहते हैं, वो उस चीज को मेंटेन नहीं करते जैसा कि हम मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हर ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी तरीके से जरूर इस्तेमाल करता है। फर्स्ट, थर्मो रेगुलेशन। ग्रीक जुबान की टर्म में थर्म का मानी होता है हीट, रेगुलेशन टू मेंटेन। अब क्या किया जाता है, यहां पर मेंटेन किया जा रहा होता है किसको, हीट को। कौन सी हीट, किस किस्म की हीट, बॉडी इंटरनल हीट। बॉडी इंटरनल हीट, इस हीट को मेंटेन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं, मैं बात आपको बता रहा हूं ह्यूमन बीइंग्स की, इंसान की, ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। जो ह्यूमन हैं ये बेसिकली तौर पर वार्म ब्लडेड होते हैं। ये अपने बॉडी का टेम्परेचर, अपने बॉडी की जो हीट होती है उसको मेंटेन करते हैं कितने के ऊपर, 37 डिग्री सेल्सियस स्केल। आपकी बुक में उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि एक नैरो फ्लक्चुएशंस पे बॉडी वर्क करता है, लेकिन एक ब्रॉड फ्लक्चुएशन पे बॉडी जो सा होता है वो वर्क परफॉर्म नहीं करता। नैरो फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव को कहते हैं, कभी चीज का कम होना, कभी ज्यादा होना। हमारा बॉडी सुफिशिएंटली तौर पर 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस स्केल पे वर्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हम ऑप्टिमम कंडीशन की बात करते हैं तो ऑप्टिमम कंडीशन 37 डिग्री सेल्सियस स्केल होती है। अगर आप बात करें 38 से 39 की, हमारा बॉडी यहां पर काम परफॉर्म नहीं करता। अगर आप 36 की बजाय बात कर लो 35 डिग्री की, तब भी हमारा बॉडी काम परफॉर्म नहीं करता। ये एक नैरो फ्लक्चुएशन है, इसके बिटवीन हमारा बॉडी काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे ऑप्टिमम कंडीशन की, स्टेबल स्टेट की, स्टेबल कंडीशन की, वो 37 डिग्री सेल्सियस स्केल होता है, जिसके ऊपर हमारा बॉडी सुफिशिएंटली काम परफॉर्म कर रहा है। ये चीज कहलाती है थर्मो रेगुलेशंस। अब अगला जो इसका कंपोनेंट है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। ओस्मो, ये भी ग्रीक जुबान की टर्म है, जिसका बेसिक मानी क्या होता है, फ्लूइड। रेगुलेशन मीन टू मेंटेन। अब यहां पर जिस चीज को मेंटेन किया जा रहा है वो क्या है, बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी के अंदर बेसिकली तौर पर जो वाटर है, आयंस हैं, साल्ट है, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। जब इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, हम इस चीज को ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। अब ये वाला प्रोसीजर कैसे होता है, हम इसकी पूरी डिटेल से बात करेंगे आगे, हमारे पास आगे टॉपिक आएंगे तब हम इनकी बात करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इस चीज को किस तरह से मेंटेन किया जा रहा होता है। तीसरा कंपोनेंट है एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? To eliminate the waste material, to eliminate the waste material is called excretion. एक्सक्रीशन में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज किया जाता है, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। इसका मतलब है मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल भी निकालते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। बॉडी का फ्लूइड, मिनरल्स, इनको बैलेंस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस के लिए। टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो ये 3 बेसिकली इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। अब इसके बाद वो अगली जो बात आपको बता रहा है वो बेसिकली ये कि जो होम्योस्टेसिस होती है ये एक लेवल पे नहीं होती, ये डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे होती है, यानी कि ये किसी भी लेवल पर एप्लीकेबल होती है। सपोज अगर हम बात करें जी होम्योस्टेसिस जो है वो यूनिसेलुलर पे ही अप्लाई होती है, नहीं, होम्योस्टेसिस यूनिसेलुलर पर भी एप्लीकेबल है, मल्टीसेलुलर पे भी है। सपोज दैट आप यूनिसेलुलर की बात कर लें, अमेबा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपना होम्योस्टेसिस बरकरार रखता है। मल्टीसेलुलर्स मैंने अभी आपको बताया, आप ह्यूमंस की बात कर लें, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर मैमल्स की बात कर लें, वो भी क्या करते हैं, अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं। इसका मतलब है होम्योस्टेसिस यूनिसेलुलर लेवल पे भी होती है, मल्टीसेलुलर लेवल पे भी होती है। होम्योस्टेसिस ये दोनों पहलू पे काम कर रही होती है, इंट्रासेलुलर, इंट्रा।
इंट्रा स्टैंड फॉर इनसाइड, विद इन, सेलुलर मीन सेल, यानी कि सेल के अंदर, विद इन द सेल। एक्स्ट्रा इसका मानी होता है आउटसाइड, सेलुलर मीन सेल, यानी कि होम्योस्टेसिस सेल के अंदर भी पे होती है, सेल से बाहर भी पे होती है। सपोज इंट्रासेलुलर की बात करें, देखें हमारे पास है स्टमिक सेल। ये जो स्टमिक के सेल हैं, अगर आप इनकी पीएच की बात करते हो, इनकी पीएच होती है 2.0, यानी कि स्टमिक, इसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है वो 2.00 के करीब होती है। बाकी कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन है वो इतनी पीएच नहीं रखता, वो इतने पीएच के ऊपर वर्क परफॉर्म नहीं करता, लेकिन हमारा स्टमिक इतने पीएच के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये हुआ होम्योस्टेसिस में सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं होता, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना नहीं होता, वेस्ट मटेरियल निकालना नहीं होता, बल्कि बॉडी के अंदर जो आयंस होंगे यानी कि पीएच है, इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करना भी लाजम होता है। अब यहां पर जो स्टमिक के सेल हैं वो 2.0 पीएच को रख रहे हैं, यानी कि आयंस जो से होते हैं वो यहां पर मेंटेन कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू बॉडी अदर ऑर्गन्स के। हमारा दिल इतनी पीएच नहीं रख रहा, हमारा लीवर इतनी पीएच नहीं रख रहा, हमारे लंग्स इतनी पीएच नहीं रख रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के इनसाइड जो इन्वायरमेंट होता है वहां पर भी आयंस की, साल्ट की, मिनरल्स की, इन चीजों की जो कंसंट्रेशन होती है उसको मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस कहलाता है। आप एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड बात कर लें, चलें, हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हमारे पास एक फ्लूइड है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये सेल आउटसाइड मौजूद होता है। समटाइम क्या होता है कि जब ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड फ्लो करते हैं वो बहुत प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ब्लड कैपिलरीज ऐसी नालियां होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे सौराख मौजूद होते हैं, स्पेस मौजूद होती है, बिटवीन दी सेल होते हैं, उन्हें एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, उनके दरमियान स्पेस होती है। सम टाइम उस स्पेस में से प्रेशर के तहत कुछ आयन, साल्ट, वाटर निकलकर टिश्यू स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि सपोज अगर आप इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहां बना दूं, यानी कि ये हमारे पास टिश्यू लग गया, ये टिश्यू लग गया, ये टिश्यू लग गया, यहां पर बेसिकली तौर पर क्या मौजूद होता है, यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सेल आउटसाइड ये मटेरियल मौजूद होता है। इसकी एक कंसंट्रेशन एक लिमिट पे होती है। अगर इसकी मिकदार बढ़नी शुरू हो जाए तो यहां पर प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि होम्योस्टेसिस में अगर आयन, साल्ट, वाटर वगैरह ये चीजें इंक्रीज होंगी फिर क्या होगा, आपको हैजर्ड्स होंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अब यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या, अब हुआ ये सेल आउटसाइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसकी लिमिट यानी कि जो उसकी मिकदार थी उससे थोड़ा सा वो ज्यादा हो गया। जब जायद हुआ तब यहां पर एक प्रॉब्लम आई, हम सिक हुए, हम बीमार हुए। उस बीमारी को हमने नाम दिया एडीमा का। इस बीमारी की एक लॉजिक भी है, यानी कि ये चीज यहां पर पानी बहुत ज्यादा हो चुका था, अल्लाह पाक ने यहां पर एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। वो फेल हो जाता है, वो इस चीज को पिक नहीं कर पाता। बात कहने की ये कि हर एक चीज एक स्टेबल कंडीशन पे काम करती है, एक लिमिट पे काम करती है, एक खास लेवल पे काम करती है। जब वो उस लेवल से कम या ज्यादा होती है तब बॉडी को प्रॉब्लम होती है। अल्लाह ने उस प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम लगा दिया जिसका हम नाम क्या रख रहे हैं, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कौन करता है, होम्योस्टेसिस को जो चीज कंट्रोल करती है उसका नाम है कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम बेसिकली तौर पर ओवरऑल जो हमारा होम्योस्टेसिस होता है उसको कंट्रोल करता है। एक कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हिस्सा रिसेप्टर्स, दोज ऑर्गन्स या फिर दो स्ट्रक्चर विच रिसीव द स्टिमुलाई। ये क्या करती, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। वो स्ट्रक्चर्स, वो ऑर्गन्स जो बेसिकली तौर पर स्टिमुलाई को रिसीव करें, हम उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। रिसेप्टर्स रिसीव करने वाले,
जैसे कि हमारे कान हमारे रिसेप्टर्स हैं, आंख हमारी रिसेप्टर्स हैं, नोज हमारी रिसेप्टर है। इसी तरह अल्लाह पाक ने जिस्म के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं, वो डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट है जो सा कंट्रोल सिस्टम का, उसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, कंट्रोलर भी कहते हैं, कंपैरेटर भी कहते हैं। अब ये जो कंट्रोलर या कंट्रोल सिस्टम या कंपैरेटर है, ये बेसिकली कौन होता है? ये हमारा ब्रेन होता है। आप सेल की बात करोगे, सेल का भी ब्रेन होता है, न्यूक्लियस वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पूरे बॉडी का भी ब्रेन होता है, वो हमारा ये रियलिटी में ब्रेन होता है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद इफेक्टर्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बेसिकली तौर पर रिसेप्टर ने जिस चीज को रिसीव करना है उसको आगे उसने भेज देना है कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर ने उसके मुतालिक जो सजेशन देनी है उस सजेशन को भेजा जाता है इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर कौन है? हमारे बॉडी में दो इफेक्टर लगे हुए हैं। एक इफेक्टर को हम नाम देते हैं ग्लैंड्स, दूसरे इफेक्टर्स को नाम देते हैं मसल्स। चलें हम एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं आपको उसे और बात क्लियर कर देता हूं। हमारे पास यहां पर एक फ्लो शीट बनी हुई है, कंट्रोल सिस्टम के लिहाज से एक फ्लो शीट है। बात हम शुरू करेंगे यहां से, एरर। अब हमारे पास एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है? एरर क्या है? बॉडी टेम्परेचर एक्सीडेड 37 डिग्री सेल्सियस स्केल, जिस्म का टेम्परेचर 37 से बढ़ चुका है। बॉडी टेम्परेचर एक्सीडेड 37 डिग्री सेल्सियस स्केल, जिस्म का टेम्परेचर 37 से बढ़ चुका है। एरर आ गया। इस एरर को रिसीव किसने किया? कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स थी। एरर का मतलब है पैगाम आ गया, स्टिमुलाई आ गई, मैसेज आ गया। इस एरर को डिटेक्ट किया किसने? सेंसर ने। ये जो सेंसर हैं ये क्या लगे हुए हैं? बात हम कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो ये सेंसर क्या थे? रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? थर्मो रिसेप्टर्स। Those receptor which detect the heat is called thermoreceptors। ये कोल्ड को, वार्म को, उन टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करता है। अच्छा, अब पैगाम भी आ गया, सेंसर ने उस चीज को डिटेक्ट भी कर लिया। अब ये सेंसर क्या करते हैं? ये सेंसर एक इनपुट बनाते हैं, उस इनपुट को भेज देते हैं किसके पास? सेंट्रल कंपैरेटर के पास, जिसे आपने कंट्रोलर कहा, ब्रेन का। याद रख लें, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हमारा पूरा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, जो चीज कंट्रोल कर रही है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पैगाम चला गया ब्रेन के स्पेसिफाइड हिस्से के पास, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका खुद का एक सेट पॉइंट था। सेट पॉइंट कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस स्केल। बात हमने क्या की? टेम्परेचर एक्सीड कर गया 37 डिग्री से। 37 डिग्री सेल्सियस स्केल से जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब इस यानी कि ये जो सेंट्रल एक कंपैरेटर था, कंट्रोल सिस्टम था, ये जो आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोलर लगा हुआ है, इसने अब सजेशन दी। यानी कि सजेशन का मानी इसने एक आउटपुट बना के दी। अब ये जो आउटपुट थी इसने किसको दे दी? आउटपुट दे दी इफेक्टर्स को। अब इसने आउटपुट क्या दी? इसने आउटपुट ये दी, जिस्म का टेम्परेचर 37 से बढ़ चुका है, इसको किसी ना किसी तरीके से नीचे लेके आओ। फिर क्या होता है? इफेक्टर्स मैंने अभी बताया आपके जिस्म में दो इफेक्टर्स हैं, या ग्लैंड्स या मसल्स। अब इफेक्टर जो होते हैं वो उसकी करेक्शन करते हैं। जब इफेक्टर उसकी करेक्शन करते हैं तो करेक्शन करने के लिए अंदर क्या लगे हुए हैं? वेरिएबल पैरामीटर्स लगे हुए हैं। वो वेरिएबल पैरामीटर्स में आप एग्जांपल पुट कर रहे हो किसकी? ग्लैंड की। वो ग्लैंड कौन है? स्वेट ग्लैंड। वो ग्लैंड यहां पर स्वेट ग्लैंड्स लगा है, यानी कि इफेक्टर्स के लिहाज से ग्लैंड्स होंगे। जब ब्रेन ग्लैंड्स को मैसेज देगा तो क्या पैदा होगा? पसीना पैदा होगा। वो पसीना क्या करेगा? आपके टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप नहा के बाहर निकलते हो, आपके बॉडी के ऊपर वाटर ड्रॉप होते हैं, पानी बाहर से जो हवा होती है वो बाहर से इन ड्रॉप को टच करती है। जब टच करती है वो ड्रॉप इवेपोरेट होते हैं, वो जिस्म के हाई मॉलिक्यूल्स को ऊपर से खींच लेते हैं, पीछे बच जाते हैं लो मॉलिक्यूल, वो आपको देते हैं कूलिंग
इफेक्ट्स। तो बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी क्या होता है, जब ग्लैंड, जो स्वेटिंग ग्लैंड होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो पर्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के नतीजे में फिर क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट्स मिलते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक होम्योस्टेसिस है जिसे हम कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इसके डिफरेंट ये पार्ट्स होते हैं, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, इंटरनली, एक्सटर्नली, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल होती हैं। ये इनकी डेफिनेशंस हैं। तो बेसिकली तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है एनुअली लिहाज से वो कंट्रोल सिस्टम होता है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये क्या काम परफॉर्म करता है और इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। शुक्रिया।